बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अच्छा, आज जो हमने पढ़ना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले तो हमने उसको समझना है कि जिसको हम मसला कह रहे हैं, जिसको हम प्रॉब्लम कह रहे हैं और जिस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है इन फ्यूचर, उस प्रॉब्लम की हमने जो है ना उसकी डायसेक्शन करनी है, उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है कि जिसको प्रॉब्लम कहा जा रहा है क्या वो प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, अब उस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग के लिए 5 स्टेप्स हैं, वो हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में उसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, मगर सबसे पहले स्कोप ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ये वर्ड पढ़ के आए होंगे और पिछली क्लासेस में भी हमने इसको डिस्कस किया है कि व्हाट इज अ स्कोप। Scope is something what is included and what is not included in your system. तो स्कोप वही है कि आपका जो है ना बाउंड्री क्या है, आपका सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो शामिल हैं। आप अगर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की बाउंड्री की बात करें ना, तो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग जो आपका एक पूरा डोमेन है उसकी बाउंड्री क्या है? वाई, व्हाट, हु, क्यों, क्या, कौन। ठीक है, अब ये देखें हाउ की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि कैसे, यहाँ पे बात हो रही है हु, व्हाट एंड व्हाई। क्यों करना है, क्या करना है, कौन करेगा। ठीक है, तो जब आपको यही क्लियर हो जाता है ना, कौन करेगा, क्या करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, तो व्हाट, ठीक है, व्हाई, क्यों करेगा, क्या करेगा, कौन करेगा, तो ये जो हाउ है ना वो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। हाउ जो है वो टोटल डिजाइन की तरफ होता है। अब डिजाइन भी आपके डिफरेंट होते हैं, एक डिजाइनिंग हम रिक्वायरमेंट्स के वक्त भी करते हैं, वो हाई लेवल डिजाइनिंग होती है, और एक जो आपकी डिजाइनिंग है वो आपकी हार्ड कोर, आपका जब डिजाइन स्टेज आती है रिक्वायरमेंट्स के बाद, तो उसके अंदर होती है जिसको आप कहते हैं लो लेवल डिजाइनिंग। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप इंशाल्लाह जूं जूं हमारे लेक्चर्स आगे मूव करेंगे तो हाई लेवल डिजाइनिंग और लो लेवल डिजाइनिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे। बट जो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के स्टेज पे या रिक्वायरमेंट की स्टेज पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की रिक्वायरमेंट की स्टेज पे जो आप डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, ये जो मॉडलिंग कर रहे होते हैं, जो डायग्राम्स बना रहे होते हैं, दे आर हाई लेवल डिजाइनिंग। ठीक है, और जो आप रिक्वायरमेंट की स्टेज के बाद, जो आपको पता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आपके पास डिजाइन की हार्ड कोर डिजाइन की स्टेज आती है, उसके अंदर जो आप डिजाइनिंग कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिटेल लेवल डिजाइनिंग या लो लेवल डिजाइनिंग। जैसे आपने क्या पढ़ा था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कोर्स में, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उसके बाद लो लेवल जो है ना कोड होता है। हाई लेवल क्या होता है? वो नियर टू अंडरस्टैंडेबल ह्यूमन होता है, और जो लो लेवल होता है नियर टू अंडरस्टैंडेबल मशीन्स होता है। तो रिक्वायरमेंट्स के वक्त जो डिजाइनिंग हो रही होती है वो जरा मतलब कह लें कि थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट लेवल की होती है, मगर जो डिजाइन लेवल की डिजाइनिंग होती है वो बहुत डिटेल लेवल की डिजाइनिंग होती है, जिसमें आप इंशाल्लाह जब आगे आप सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन का कोर्स पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा वो जो टीचर होंगे वो गाइड करेंगे कि उसके अंदर बहुत हार्ड कोर किस्म की जो है ना वो डिजाइनिंग हो रही होती है। तो लेट्स बैक टू द स्लाइड। अब दो चीजें हैं जिसको आपने समझना बहुत जरूरी है। एक आपका है एज इज सिस्टम और एक है आपका टू बी सिस्टम। जैसे वर्ड पे आप गौर करें, एज इज का क्या मतलब होता है? एक ऐसा सिस्टम जो जिस इस वक्त करंट पॉइंट ऑफ टाइम में जिस तरह काम कर रहा है, इस वक्त इस करंट टाइम में जो काम कर रहा है, और एक सिस्टम टू बी जो कि आप एंटीसिपेट कर रहे हैं, जो कि सिस्टम आपने इन फ्यूचर बिल्ड करना है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे अभी किस तरह काम हो रहा है और फ्यूचर में आप कैसे काम करवाना चाह रहे हैं, आप कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये काम इस तरह होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो है आप लोग जो हैं अभी बेबी प्रोग्रामर्स हैं, अभी आप छोटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, अभी आप बिल्कुल इमेच्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ये अभी आप एज इज है इस वक्त करंटली। बट आपको जो मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ इन फ्यूचर, जो कि मैं चाह रही हूँ आप बन जाएं टू बी, वो कौन होंगे? मैच्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेवलप्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। इंडस्ट्री में जब हम आपको लॉन्च करें तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है ना बेहतरीन हो, आपके आपकी स्किल सेट जो है वो बेहतरीन हो। तो एज इज करंटली एंड सिस्टम टू बी जो अभी आप एंटिसिपेट कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी बात रिपीट करती हूँ, आपको याद होगा पिछली क्लासेस में हम कुछ बात इस तरह करते आ रहे थे कि आपका ऐसा नहीं है कि सिस्टम को आप यही कहते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम होगा तो ही उसको एक सिस्टम कहेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो भी एक सिस्टम है,
हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी एक सिस्टम है, सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना, ये नेचुरल प्रोसेसेस, ये सब एक सिस्टम है। इनका कंप्यूटर प्रोग्राम तो नहीं है ना, ये सब एक सिस्टम है। ये पेन जो होता है, आप अगर एक मार्कर या एक पेन या बोर्ड मार्कर की एग्जांपल लें, वो भी एक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंक है, आप उसको लिखते हैं, इंक जो है वो उसको एड करती है, निब में आती है, निब से आप उसको राइट डाउन करते हैं, फिर उसको बंद करते हैं, और फिर एक टाइम आता है उसमें से इंक फिनिश हो जाती है और आप उसको रिफिल करते हैं या आप उसको डिस्कार्ड करते हैं। तो ये भी एक सिस्टम है। सिस्टम कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो एक खास तरीके से अपना काम परफॉर्म कर रही हो। तो रिगार्डलेस इसके ये कि वो कंप्यूटर सिस्टम है या नहीं है, और जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है या जो भी ऑटोमेटिक तरीके से आप काम कर रहे होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? ऑटोमेटेड सिस्टम्स। ठीक है। और जो आप जिसके अंदर कंप्यूटर की या टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन नहीं होती, उसको आप क्या कहते हैं? मैनुअल सिस्टम। तो ये अपने पल्ले के साथ ये बात बांध लें, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आपने ये बात जरूर पढ़ी होगी कि ऑटोमेटेड सिस्टम्स, हम अपने मैनुअल सिस्टम से ऑटोमेटेड सिस्टम्स बनवाना चाह रहे हैं। ठीक है। यानी कि जो मैनुअल सिस्टम है, क्या है? मैनुअल, मैनुअल से निकला है, मैन यानी कि आप क्या करते हैं? विदाउट एनी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन आप हाथ से रजिस्टर बेस आप काम कर रहे हैं मैनुअली। और जो आपका ऑटोमेटेड है वो क्या है? वो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से उन अभी करंटली जो काम आपके मैनुअली हो रहे हैं उनको जब आप इम्प्रूव करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? आपके ऑटोमेटेड सिस्टम्स। अब अगर मैनुअल और ऑटोमेटेड का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उससे एक स्टेप आगे मैं मूव करती हूँ कि आपका अगर मैनुअल सिस्टम है, ठीक है, बिल्कुल उसका कोई कंप्यूटर प्रोग्राम या टेक्नोलॉजिकली अभी उसका कोई भी जो है ना ऑटोमेटेड एप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप उसको क्या कहेंगे? एज इज सिस्टम। ये अभी करंटली हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, एज इज जिस तरह हम काम कर रहे हैं, वो टोटल मैनुअल है, उसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नहीं है। और हम उसको एंटिसिपेट क्या कर रहे हैं सिस्टम टू बी, कि हम इसको ऑटोमेटेड बनाएंगे, मैनुअल को हम ऑटोमेटेड बनाएंगे। तो ये वाले पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो जो मैनुअल है वो क्या हो गया? हमारा एज ए सिस्टम। और जो कि हम बनाएंगे इन फ्यूचर, जिसको हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो कि हमारा सिस्टम बनेगा, उसको हम क्या कह रहे हैं? टू बी सिस्टम। अब इसी स्टेप पे, इसी कॉन्सेप्ट पे एक कॉन्सेप्ट मैं और बिल्ड करती हूँ। अब अगर लेट्स सपोज आपका सिस्टम इस वक्त ऐसा एग्जिस्ट करता है जो ऑटोमेटेड है, स्टिल कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, उसमें आप काम कर रहे हैं एज ए सिस्टम, स्टिल अभी हमारा जो है वो कुछ हद तक, या कह लें कि मैनुअल है, सॉरी ऑटोमेटेड है, मगर फिर भी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं एक टू बी सिस्टम। तो हैंड रेस करें, क्यों कर रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक बात की है मरियम ने, और बाकी लोग भी बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं कि देखें एज ए सिस्टम अभी ऑटोमेटेड है। जैनब ये बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने अब आपसे पूछनी है नेक्स्ट टाइम, कि आपके पास इस वक्त एक ऑटोमेटेड सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी निगाह, बिल्कुल आप सब ने बिल्कुल ठीक बात की है, शाबाश। मगर हो क्या रहा है कि वो मेड इज अ चांस कि टेक्नोलॉजिकली आपको पता है किस तरह से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, रोज की बेस पे आपकी टेक्नोलॉजी जो है ना, डेली बेसिस पे टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर जाती है, और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जूं जूं वक्त गुजर रहा है आपको अपडेट करना पड़ता है, अपना सॉफ्टवेयर इम्प्रूव करना पड़ता है, नई रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं ट्रेंड्स के मुताबिक। तो आपको क्या करना पड़ेगा? नई फंक्शनैलिटी के मुताबिक उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा सिस्टम को। अगर नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? आपका जो सिस्टम है ऑब्सोलीट हो जाएगा। इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे अभी आयशा सिद्दीका ने जैसे एग्जांपल दी है सैप की, मौलिम की, ये वो, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस करें कि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन का ही प्रोसेस है, ठीक है, पहले क्या होता था? आप लोग बिल्कुल मैनुअली करते थे एज ए सिस्टम। अभी एज ए सिस्टम क्या था? बिल्कुल मैनुअल था। आप आते थे, एक फॉर्म फिल करते थे, आप अपने सुपरवाइजर सॉरी एडवाइजर के पास जमा कराते थे, मैं वो फॉर्म जो है उसको देखते हुए आपके रिजल्ट्स को मैनुअली सारा पीछे से चेक करती थी। और उसके बाद क्या होता था? फिर वो फॉर्म जो है आगे एडमिनिस्ट्रेशन में जाता था, फिर वहां से जो है ना आपको कोर्सेज एलोकेट होते थे, फिर हाथ से बनी हुई एक रसीद आपको दी जाती थी, और फिर उसके बाद जो है ना वो काम बहुत डिले, मतलब कह लें हफ्तों हफ्तों तक ये काम जाता था। अब ये एज इज सिस्टम है। उस वक्त डिपार्टमेंट एंटिसिपेट कर रहा था कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड, कि आपकी सारे रिजल्ट्स उसके अंदर मौजूद हो,
सारे कोर्सेज उसके अंदर मौजूद हो, टाइम टेबल उसके अंदर मौजूद हो, आप लोग यूनिवर्सिटी आए, आप अपने एडवाइजर से मिले, ठीक है, वो एडवाइजर आपके सामने कोर्सेज को उस कंप्यूटर में से सिलेक्ट करे और उसके बाद आपको एक रिसीट जो है ना वो जनरेट कर दी जाए और आप जाके बैंक में उसको सबमिट कर दें। अब ये जो दूसरा था, ये जो मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ, ये क्या है, 2B सिस्टम, ठीक है, जिसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया। अब क्या हुआ कि ये काम चलने लग गया, ठीक है, ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसकी मैंने अभी एग्जांपल दी है कि आप यूनिवर्सिटी आए और कंप्यूटर खोलेगा आपका एडवाइजर और उसके बाद वहाँ पे कोर्सेज ऐड करेगा, टाइम टेबल उसके अंदर मौजूद होगा और फिर वो क्लैशेस वगैरह चेक करके आपको जो है ना एक रिसीट जनरेट कर देगा और फिर आप जाके उसको फाइनेंस में जमा कराएंगे और अप टू सो ऑन। इस सिस्टम को, ये एग्जिस्ट करता था आपके आने से पहले, इसको हम CMS कहते थे, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका ये एक कंपोनेंट था रजिस्ट्रेशन का। वो एक और, उसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, मगर वन ऑफ द कंपोनेंट जिसकी अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था। अब हुआ क्या कि अब इसके अंदर जूं जूं टेक्नोलॉजी, आपको पता है कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट में, हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है, अगर उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। अब बाकी यूनिवर्सिटीज में जिस तरह से इम्प्रूव हुआ कि नहीं जी बच्चे घर बैठ के जो है ना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करें, आपको यूनिवर्सिटी आने की जरूरत ना पड़े, आप वहीं से जो है ना आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। तो अभी हालांकि हमारे पास एक एज ए सिस्टम है, मगर हम एंटिसिपेट क्या कर रहे हैं, ये वाला सिस्टम के बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बच्चों को यूनिवर्सिटी ना आना पड़े और घर में बैठे जो है ना आप काम कर रहे हो। तो ये क्या हो गया आपका 2B सिस्टम। हर एज ए सिस्टम को एक टाइम आता है कि 2B सिस्टम होना होता है। हाँ जी, क्या वजह है इसकी, हाथ खड़ा करें। एक टाइम आता है कि एज ए सिस्टम को 2B सिस्टम होना पड़ता है। जी बिस्मा। मैम क्योंकि एक तो रिक्वायरमेंट्स का भी होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, और दूसरा ये कि हम कभी कभार बोर भी हो जाते हैं, फिर हमें न्यू फीचर्स भी ऐड करने पड़ते हैं, इसलिए। ठीक है, गुड। जी मरियम जावेद, आप बताएं। मरियम जावेद। मैम देखिए, मैम मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल किसी और तरीके से दे सकती हूँ, मतलब दे कोई दे और। दे, जी जी दे दे। मैम जैसे मतलब अभी हम लोग लाइक पहले हम लोग सिर्फ मैसेजेस वगैरह लोग करते थे, लाइक कोई मोबाइल का कुछ वो नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी काफी बढ़ी है और हमारी जरूरत हुई है कि हमें मतलब वीडियो कॉल्स और फिर व्हाट्सएप के मैसेजेस या कुछ इस तरह से, ये फिर काफी इम्प्रूवमेंट आई है टेक्नोलॉजी में, तब जाके ये ऑटोमेटिक, मतलब पहले भी था लेकिन उसके बाद इतनी इम्प्रूवमेंट आने के बाद अब हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी बन गई। लेकिन आगे फ्यूचर में हमें नहीं पता कि इससे ज्यादा कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी बनेगी, मतलब आगे जो सेंचुरी आएगी वो क्या पता उनके पास कैसी टेक्नोलॉजी होगी। दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक है। और कमेंट्स भी मैं पढ़ रही हूँ, बिल्कुल आप लोग के बाकी लोग भी ठीक बात करें। वही वजह है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, शायद आपको याद हो, आपके अम्मी अबू के बचपन में एक और अभी भी वो कंपनी से स्टिल एग्जिस्ट करती है, मोरी नागा का, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, आजकल टीवी में उसका ऐड भी आ रहा है। मोरी नागा जो था वो उस वक्त जो दूध वगैरह उसकी जो प्रोडक्ट थी, वन ऑफ द एग्जांपल है कि जो वो मिल्क प्रोडक्शन जो करते होते थे वो ये इन्फेंट्स के लिए करते होते थे, कि जो नीडो टाइप, ठीक है, कि मतलब छोटे बेबीज के लिए, जैसे काउ एंड गेट है, उनकी प्रोडक्ट वही थी, सिर्फ वो जो है ना वो प्रोड्यूस करते होते थे। अभी मैं पिछले दिनों, वैसे तो मुझे टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता, तो उन्होंने क्या किया मोरीनागा के हिसाब से, जैसे अब ये आपका ये पीडिया श्योर है जिस तरह कि वो उन्होंने बहुत रिच किस्म का इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो बच्चे खाना नहीं खाते उनके लिए, चलो जी उनको पीडिया श्योर जो है ना माँ बाप दे देते। उन्होंने क्या किया कि वो एक प्रोडक्ट लॉन्च किया अपनी, कि जो कि बिल्कुल पीडिया श्योर वाला काम करे। अब ये मैं आपको एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, अगर मोरीनागा जो है वो उसी के साथ स्टिक रहता कि हम जो है ना सिर्फ इन्फेंट्स के लिए जो है ना एक मिल्क प्रोडक्शन हमारा प्रोडक्ट है, और वो अपने टाइम के हिसाब से जो चैलेंजेस है इस वक्त करंटली, उसको जो है वो उसको एंटरटेन ना करते, तो क्या होता, वो मार्केट से ऑब्सोलीट हो जाते, लोग एक टाइम आता कि वो प्रोडक्ट लेनी छोड़ देते। उसकी क्या वजह है, आप खुद सोचें, जब मार्केट में आपको बेहतरीन ऑप्शंस नजर आ रही होती है ना, तो आप जो पहली वाली ऑप्शंस है ना उनको आप लिफ्ट भी नहीं कराते। हमारी ये साइकोलॉजी है ह्यूमंस की, कि जहाँ पे इम्प्रूव्ड आपको नजर आता है ना आप उस तरफ मूव करते हैं। तो अभी आप खुद सोचे ना, जैसे फॉर एग्जांपल उबर करीम की अगर बात की जाए, ठीक है, उबर करीम अगर अभी देखें, उसने जो एज ए सिस्टम था उसको इम्प्रूव किया है, कि पहले हमें टैक्सी का इंतजार करना पड़ता था, वो एज ए सिस्टम था। और अब क्या उन्होंने बनाया, जो उन्होंने 2B सिस्टम बना दिया, वो ये है कि अब आप घर बैठे जो है ना राइड बुक करें और आप उसको अवेल करें।
मे देयर इज अ चांस एक ऐसा टाइम आए कि और टेक्नोलॉजी ऐसी तरक्की कर जाए कि उबर करीम का जो मॉडल है वो पुराना हो जाए और आपको जो है ना फिर सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़े एक नई जो है ना वो चैलेंजेस के साथ, नई रिक्वायरमेंट्स के साथ। तो ये मेरा ख्याल है इस पे काफी बात हो गई और आपको ये बात जो है वो क्लियर हो चुकी है कि क्या वजह है कि हाँ जी बिल्कुल, ह्यूमंस वांट चेंज एंड चेंज वही कि टाइम के हिसाब से उस वक्त करंट टेक्नोलॉजी, करंट चैलेंजेस को मीट करने के लिए जब आपको सिस्टम को अपग्रेड करना है तो आपको हर एज सिस्टम को 2B सिस्टम बनाना है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वो मैनुअल है या ऑटोमेटेड है। जैनब, आपको ये बात समझ आ गई है? जैनब मुमताज बेटे बताएं मुझे, आपको ये बात समझ आ गई है जो बात डिस्कस की है? यस मैम। थैंक यू, ठीक हो गया, ओके फाइन। आगे चलते हैं। अब अगर आपको एज ए सिस्टम और 2B सिस्टम का फर्क अच्छी तरह समझ आ गया है तो अब देखें एज ए सिस्टम के अंदर हैं प्रॉब्लम्स। एज ए सिस्टम किसका कॉन्सेप्ट, अजवा किसका कॉन्सेप्ट? लाइक स्कोप से कैसे लिंक है ये रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग? आप ऊपर देखें जरा, अभी बात होती है, अभी ऊपर देखें वाई हु, अभी मैं वहां तक पहुंची नहीं हूँ अजवा, थोड़ा सा होल्ड करें, अभी तो सिर्फ एज इज द 2B की बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा होल्ड करें, ठीक है ओके। अब अगर फॉर एग्जांपल एज ए सिस्टम की आप बात कर रहे हैं तो उसके अंदर देखें लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज, सिस्टम नॉलेज, कि एज ए सिस्टम से 2B सिस्टम आपने बनाना है तो आपको फोकस किस पे करना है कि डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम आया है तो जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि आपने 2B सिस्टम बनाना है। 2B सिस्टम बनाने के लिए एज ए सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज की तरह काम करते हैं। क्या अपॉर्चुनिटी है अब कि हमारे पास जो है ना करंट ट्रेंड्स के साथ हमने चलना है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हमने उसको स्टडी करना है। आपने सिस्टम का नॉलेज जो है ना, आपके पास सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए कि जिस सिस्टम को आपने 2B सिस्टम बनाना है उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब ये तो हो गई इस सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग जो आपने अपनी बिल्ड कर ली है। अब बनाना है आपने 2B सिस्टम। 2B सिस्टम बनाने के लिए अजवा बात ध्यान से सुनिएगा। अब 2B सिस्टम बनाने के लिए आपने कुछ क्वेश्चंस का जो है वो आंसर करना होता है जो कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का स्कोप है और आप इस वक्त रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो इसलिए अभी रिक्वायरमेंट्स के लेवल ही की हम बात कर रहे हैं कि क्यों, क्या, कौन, क्यों करना है, क्या करना है और कौन करेगा। क्यों करना है, सबसे पहले जब 2B सिस्टम आपने बनाना है तो आपको पता है कि सबसे पहला क्वेश्चन यही किया जाता है, वजह क्या है जी एक नया सिस्टम बनाना है आपने, क्या आपको जो है ना प्रॉब्लम्स नजर आए हैं कि जिसकी वजह से आप कहते हैं कि नया सिस्टम बनाना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक जाते हैं, आप एक चीज खरीद के घर लाते हैं, कोई ज्वेलरी लेके आते हैं या आप कोई मेकअप किट लेके आते हैं, ठीक है, और अभी आप मेरा ख्याल है 2 दिन यूज नहीं करते और आप अपनी मम्मा को जाके कहते हैं कि सफा अपना माइक बंद कर दें, आप मम्मा को जाके कहते हैं कि जी मुझे जो है ना अब एक नई जो है ना वो किट चाहिए, 2 दिन इस्तेमाल किया आपने, तो मम्मा का ऑब्वियस सा एक रिस्पॉन्स आएगा ना कि क्यों, क्यों जी, क्यों नई सिस्टम, क्यों नई किट आपको चाहिए। आपको पहले सेटिस्फाई करना होता है कि अगर आपके पास एज ए सिस्टम है तो फिर 2B सिस्टम की जरूरत आपको क्यों है। ऑब्जेक्टिव आपको बताना पड़ता है कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है कि मुझे नया एक सिस्टम चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देनी होती है। अब जब आप वो स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन के ऊपर आप सेटिस्फाई कर लेते हैं कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन बन गई है तो जो नेक्स्ट आपका टारगेट आता है व्हाट, कि अब जो नया सिस्टम है उसके अंदर क्या सर्विसेज हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चीजें हैं जो आपको नए सिस्टम के अंदर चाहिए, क्या सर्विसेज होंगी, क्या फीचर्स होंगे, क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होंगी। देन उसके बाद हु, अब वो जो नया सिस्टम होगा उसके अंदर कौन सा बंदा किस चीज का रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सा बंदा क्या काम कर रहा होगा, कौन से बंदे की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, कौन क्या एक्टिंग परफॉर्म कर रहा होगा, कौन सा एक्टर होगा, कौन से स्टेक होल्डर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये वाई व्हाट हु जो है वो फिर आपकी बाउंड्री बनाता है रिक्वायरमेंट्स की, जो कि किसको हैंडल कर रहे हैं, 2B सिस्टम को। अजवा आई होप ये बात अब समझ आई है आपको? यस मैम। क्लियर, ओके। तो ये सारी डिस्कशन थी हमारी एज ए सिस्टम से जब हम ट्रैवल करते हैं 2B सिस्टम की तरफ, तो इन चीजों का आपने ख्याल करना होता है और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, हु एंड व्हाई। जब भी कोई 2B सिस्टम को आप एंटिसिपेट करते हैं तो ये इन सारे क्वेश्चंस को आप रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के स्कोप में आप जरूर जो है वो एड्रेस करते हैं। ओके फाइन, लेट्स नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम।
आपने एक प्रॉब्लम, who only includes stakeholders, yes, कौन करेगा, बिल्कुल बिल्कुल, who, जिन्होंने करना है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स एक बिग कैटेगरी है ना। उसके बाद फिर ये कि हम वो एक्टर्स की बात करते हैं, और वो आप इंशाल्लाह आप मजीद आगे देखेंगे, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आपने ये चीज देखी होगी, एक्टर्स जो सिस्टम के अंदर कोई काम कर रहे होते हैं या सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, अब एक स्टेप आगे मूव करते हैं, प्रॉब्लम, डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जैसे अब मैंने बात की कि यहाँ पे एज ए सिस्टम में हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम्स की, कि आपने पहले तो ये देखना है जिस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है वो प्रॉब्लम है भी या नहीं है, या प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम क्यों कह रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम का ना, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम में डाल देना है आपने, कि प्रॉब्लम खुद सोचे कि यार मैं खुद मैं क्या हूँ, मैं प्रॉब्लम हूँ। उसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो प्रॉब्लम है वो क्या है, और प्रॉब्लम प्रॉब्लम है भी या नहीं है। तो प्रॉब्लम को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम कैन बी डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन, किसके दरमियान का डिफरेंस है एक प्रॉब्लम को अगर हम डिफाइन करें तो प्रॉब्लम इज अ डिफरेंस बिटवीन द थिंग्स एज परसीव्ड एंड द थिंग्स एज डिजायर, ठीक है। कि अगर देयर इज अ गैप बिटवीन, ठीक है, जैसे अभी बात हो रही है ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं कि एज ए सिस्टम एंड टू बी सिस्टम, कि आपके पास एक चीज एज इज काम कर रही है और अगर आप उसके ऊपर सेटिस्फाई हैं तो टू बी सिस्टम और एज ए सिस्टम के दरमियान का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, तो वो फिर एक प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप एक काम कर रहे हैं और आप परसीव कर रहे हैं इन फ्यूचर, आप चाह रहे हैं कि ये काम इस तरह हो, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो फिर वो एक मसला है। आप इस बात को ऐसे देखें ना कि ऑलरेडी काम आप एक कर रहे हैं, आप उसको सेटिस्फाई हैं, कोई चैलेंजेस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो फिर क्या है, परसीव और डिजायर में जो फर्क है वो जीरो है। मतलब जिस पे आप हैं, जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, मगर जो आप जिस तरह काम कर रहे हैं और आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये काम इस तरह होना चाहिए, तो देयर इज अ गैप बिटवीन करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर सिचुएशन, तो फिर वो जो चीज है वो एक क्या है, वो एक प्रॉब्लम है। ठीक हो गया, आगे मूव करते हैं। अब बात क्या हो रही है कि रप, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने पढ़ के आना है कि रप भी एक जो है डेवलपमेंट मॉडल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मॉडल है, और आपने जरूर पढ़ा होगा, कहा मैंने आयशा को था मगर पढ़ा आप सब नहीं होगा। रप जो है वो प्रॉब्लम के जो है, रप में प्रॉब्लम का जो एनालिसिस है या प्रॉब्लम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेज है, कि आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें या प्रॉब्लम को एड्रेस करें कि प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है भी या नहीं है। बाज औकात ऐसे होता है कि जिसको आप प्रॉब्लम कह रहे होते हैं ना वो प्रॉब्लम होता ही नहीं है, ठीक है। जिसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो माइक्रोसॉफ्ट को जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे ना ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस आपको पता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पैकेजेस, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल, एक्सेस एंड फ्रंट पेज है, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो अक्सर जो उनको क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते थे ना कि इसमें ये भी डालें उसमें वो भी डालें, वो ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद थे। तो उन्होंने फिर सेटिस्फाई किया अपने कस्टमर्स को कि ये जितने फीचर्स आप ऐड कराने की कोशिश कर रहे हैं ना कि फ्यूचर में ये डालें, ये ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। तो फिर क्या है कि आपने जो है ना प्रॉब्लम को सही मानों में अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम एक वाकई प्रॉब्लम है या नहीं है। हाँ है, अगर गैप एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली इट्स अ प्रॉब्लम। और अक्सर ऐसे होता है कि जब आप प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना, तो वही बात है जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अपने की स्टेक होल्डर्स को उसके अंदर जरूर इन्वॉल्व करें, कि जो वो बात कर रहे हैं और जो आप समझ रहे हैं उसको जो है वो आपको बहुत एड करेगा प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग में, कि जिसको वो प्रॉब्लम कह रहे हैं कि वो आया प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। अब प्रॉब्लम एनालिसिस का जो स्टेज है वो क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड यूजर नीड्स एंड प्रपोजिंग सॉल्यूशंस टू मीट दोज नीड्स। प्रॉब्लम एनालिसिस का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, रियल वर्ल्ड का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने जो रियल वर्ल्ड में आने वाले मसले हैं और जो यूजर की जरूरियात हैं इस वक्त, उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपने जो है ना सोल्यूशन जो है ना वो बिल्ड करने हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस का मतलब ये है कि आपकी बुक में भी डेफिनेशन मेंशन है, तो ये वाली स्टेज को हम कहते हैं कि आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके, पहले तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस के लिए आपने काम करना है, मगर किसको आपने एंगेज करना है, अपने अल्टीमेट क्लाइंट को। अब ये जो मैं बात करी थी 5 स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम के एनालिसिस के, ये आपके 5 स्टेप्स आपकी 5 उंगलियों पे आपको याद होने चाहिए। नंबर 1, उंगली नंबर 1, थंब, गेन एग्रीमेंट ऑन द प्रॉब्लम डेफिनेशन। पहला क्या है स्टेप प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग का, प्रॉब्लम के एनालिसिस का पहला स्टेप क्या है कि गेन एग्रीमेंट ऑन द प्रॉब्लम डेफिनेशन। ये एक एक स्टेज आके जो है वो हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे, मगर ये 5 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम एनालिसिस जो है आपको टिप्स पे होना चाहिए।
स्टेप नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग रूट कॉजेज। पहला क्या है कि जो आपने प्रॉब्लम, जिसको आपने प्रॉब्लम कह दी है, अंडरस्टूड हो गया कि प्रॉब्लम, हाँ ये वाकई एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एग्रीमेंट करना है आपने। एग्रीमेंट किसके दरमियान? दोनों पार्टीज के दरमियान, क्लाइंट एंड पे भी और डेवलपर्स एंड पे भी। कि यानी कि जो डेवलपमेंट एंड है वो आपको पता है ना कि वो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, या पढ़ के आए थे उस दिन कि जो डेवलपर्स हैं वो भी, यानी कि जो आपके डेवलपर्स हैं, एनालिस्ट हैं, यानी कि डेवलपमेंट एंड के जितने लोग हैं ना वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर इज अ बिग कैटेगरी। एंड जो क्लाइंट साइड के लोग हैं वो भी आपके स्टेक होल्डर्स में शामिल होते हैं। तो जो दोनों पार्टीज हैं, जो बनवाने वाले हैं और जो बनाने वाले हैं, उन दोनों के दरमियान जो है प्रॉब्लम की डेफिनेशन के ऊपर एक एग्रीमेंट होना चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जिस प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम कह रहे हैं उसके रूट कॉजेस को आपने अंडरस्टैंड करना है, मसले की जड़ तक पहुंचना है आपने। मसला जो है, वो मसला जिसको कह रहे हैं उसकी जड़ क्या है उसको समझना है आपने। आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स एंड यूजर्स। आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लोग यूजर्स हैं और कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर वही बात है ना कि एक बिग कैटेगरी है, यूजर जो है उसकी एक सब कैटेगरी है। तो आपने जो है ना वो स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने हैं, यूजर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से लोग जो है ना वो इसको इस्तेमाल करेंगे और कौन से लोग इसके जो है वो ओवरऑल स्टेक होल्डर्स। डेफिनेटली यूजर्स अ सब कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स। डिफाइन द सॉल्यूशन सिस्टम बाउंड्री। चौथा स्टेप, चौथी उंगली, कि आपने अब जो के प्रॉब्लम को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर दिया। ये वही बात है, क्या, कौन, जो है कौन, क्या, क्यों, ये सब वो बातें हम कर रहे हैं प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग करने में। कि अब आपने बनानी है बाउंड्री एक, कि जो आप सिस्टम, जो एक सोल्यूशन बिल्ड करने वाले हैं उसके अंदर क्या क्या शामिल होगा, क्या क्या सर्विसेज शामिल होंगी, क्या क्या फीचर्स शामिल होंगे, क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट शामिल होंगी, उसकी आपने एक बाउंड्री जो है ना, जो सोल्यूशन सिस्टम है, यानी कि जो 2B सिस्टम है, जो कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री क्या होगी। नेक्स्ट, आखिरी स्टेप, आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट टू बी इम्पोज्ड ऑन द सिस्टम। आपको पता है कंस्ट्रेंट्स होते हैं इम्पोज उसके ऊपर, कि उसके ऊपर क्या कंडीशंस हैं जो आपने अप्लाई करनी है उस 2B सिस्टम के ऊपर, वो किन किन कंडीशन से जो है वो बाउंड है। ये कंस्ट्रेंट्स का कॉन्सेप्ट जैसे आपने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की एक कैटेगरी होती है, ये हम ज्यादा डिटेल में भी इसको पढ़ेंगे, कि कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल कैटेगरी के होते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो हमने बता दी सॉल्यूशन सिस्टम बाउंड्री के अंदर, हमने ये तो बता दिया कि ये फीचर सेट है जो कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इस्टेब्लिश करेगा। बट नॉन फंक्शनल की भी आपने बात करनी है कि उन फंक्शनल के ऊपर जो एक लेवल नॉन फंक्शनल का है, कंस्ट्रेंट्स हैं आपके, कंडीशंस हैं आपकी, आपने उनको भी आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी होंगी। ये 5 स्टेप हैं, इनके ऊपर हम एक एक करके बारी बारी डिस्कस करेंगे एक एक स्टेप के ऊपर। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज, जो मैंने आपको थंब के ऊपर याद करने को कहा था, दैट वाज गेन एग्रीमेंट ऑन द प्रॉब्लम डेफिनेशन। कि आपने जिसको प्रॉब्लम डिफाइन कर दिया है उस प्रॉब्लम के ऊपर आपने जो है वो एग्रीमेंट लेना है दोनों पार्टी से। तो पहला और दूसरा जो स्टेज है ना, पहली और दूसरी स्टेज, वैसे ये पांचों, ये नहीं कहेंगे आपके ये इसके बाद ये हो जाएगा उसके बाद ये हो जाएगा, दोबारा आप किसी एक को चेंज नहीं कर सकते। आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं तो आजकल जितना भी उसको रिकमेंड किया जाता है वो कौन सी डेवलपमेंट है, आपकी आइटरेटिव डेवलपमेंट, साइक्लिक डेवलपमेंट। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि आइटरेटिव डेवलपमेंट क्या होती है। क्यों? क्योंकि ये आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये बात पढ़ के आए हैं कि आप जो है आइटरेशंस में काम करते हैं, साइकिल्स में काम करते हैं, आप एक के बाद एक चीज को आप इम्प्रूव करते हैं। जैसे हमने कंपोनेंट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में भी आपने देखा था कि हम हर एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज में 2 and 4th जो है मूव करते हैं ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव कर सकें। तो ये कॉन्सेप्ट्स जितने भी पांचों हैं ये एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, आइटरेटिवली काम करते हैं, और ये सब इंटरलिंक्ड हैं। ये नहीं है कि एक का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं आपस में। ओवरलैपिंग भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं गेन एग्रीमेंट ऑन द प्रॉब्लम डेफिनेशन। जैसे अभी यहाँ पे देखें 2 लोग हाथ मिला रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि 2 पार्टीज के दरमियान प्रॉब्लम के ऊपर कोई कंसेंसस जो है वो बिल्ड करना है कि जिसको प्रॉब्लम कहा जा रहा है वो वाकई एक प्रॉब्लम है और इसके ऊपर जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए। गेन एग्रीमेंट, व्हाट इज द प्रॉब्लम, हमारा मसला क्या है, बीइंग अ टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स
हम फौरन किसकी तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं? हम फौरन सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, फौरन। अभी हमें पूरी तरह क्वेश्चन समझ नहीं आता, हम फटाफट जो है ना उसको कहते हैं बस आप कोडिंग शुरू कर दो। ये हमारा टेक्नोलॉजिकली हमारा प्रॉब्लम है। जैसे आपको याद होगा पीएफ के जमाने में भी होता क्या था कि अभी आपको थोड़ा सा ही प्रॉब्लम समझ आया होता था, फटाफट क्या करते थे, उसकी कोडिंग शुरू कर देते थे। बट ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होती। सबसे पहले टाइम लें और उस प्रॉब्लम को समझें, उस क्वेश्चन को समझें, उस चैलेंज को समझें जो कि आपको दिया जा रहा है कि जिसके लिए आपको सोल्यूशन बनाना है। और मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ, वंस योर क्वेश्चन इज क्लियर योर सोल्यूशन इज रेडी। वंस योर क्वेश्चन इज क्लियर योर सोल्यूशन इज रेडी। मैं हमेशा एग्जांपल आपको देती हूँ कि जैसे एग्जाम में आपके पास एक टीचर ने आपसे क्वेश्चन किए और आप जो है ना क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, तो आप कहते हैं टीचर को कि मैम ये क्वेश्चन मुझे जो है ना समझा दे, क्वेश्चन नहीं मुझे समझ आ रहा। तो आपको जब भी वो क्वेश्चन समझा दिया जाता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आपसे चैलेंज क्या आपसे जो है ना सॉल्व करने को कहा जा रहा है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली दरवाजे जो है ना सोल्यूशन की तरफ जो है ना वो खुलने शुरू हो जाते हैं। तो बीइंग अ डेवलपर, बीइंग अ रिक्वायरमेंट एनालिस्ट, आपका जो इस वक्त टास्क है वो ये नहीं कि फौरन जो है ना जो आप सोल्यूशन बिल्डर के तौर पे आप काम करना शुरू कर दें। आपने सबसे पहले बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट किसके ऊपर काम करना है कि पहले आपने टाइम लेना है प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग में कि प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है और क्यों प्रॉब्लम है। और सजेशन क्या है, राइट इट डाउन, सी इफ यू कैन गेट एनीवन टू एग्री ऑन इट। ठीक है, अब इसका क्या सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब भी आपने एक प्रॉब्लम को फील किया कि ये एक प्रॉब्लम है तो उसको आप लिखें। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ लिखें लिखें लिखें। आपको याद है जो बच्चे मुझसे पीएफ पढ़ रहे थे, आप लोगों को जब भी आप लोगों को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम जब हम करते होते थे, हम फौरन उसको, याद है मैं आपको बोर्ड पे बुला बुला के मैं आपको कहती थी चिड़ियां बनाओ, तोते बनाओ, कुछ भी बनाओ। हम डेस्क चेकिंग कर रहे होते थे, मैं आपको ड्राई रन ड्राई रन ड्राई रन, याद है आप लोगों को कि ड्राई रन करो ड्राई रन करो, लिखो लिखो, लिखोगे तो समझोगे, लिखोगे तो करोगे। और आपको मैं क्या कहती थी कि प्रोग्रामिंग सीखने का सुनहरा असूल एक लेड पेंसिल, एक कॉपी और एक रबर। इसी तरह आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो हर चीज लिखता है। और आपको याद है पेंसिल एंड इरेजर, यस, ये आपका जो है ना वो की है आपकी जो है ना सक्सेस की। कि आप जो है क्या करें कि अब आपने प्रॉब्लम को अगर अंडरस्टैंड कर लिया, प्लीज ये बात याद रखिएगा जो मैंने आपको ये बात की थी ना, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जिसके मैंने मुख्तलिफ ऑल्टरनेट वर्ड्स यूज किए थे, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई करना, रिक्वायरमेंट्स को राइट डाउन करना। तो मुझे जो है वो कौन आंसर करेगा कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मैंने क्या कहा था, हैंड रेज करें। जब हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं ना कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की स्टेज में एक स्टेप आता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, याद है आपको? तो वो मैंने आपको क्या समझाया था कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है? जी सिमरन परवीन। जी मैम, उसमें सबसे पहले ये था कि डॉक्यूमेंटेशन होती है सारे, जो भी आप कोडिंग वगैरह या कोई भी जैसे स्टेक होल्डर्स अगर कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद भी डॉक्यूमेंटेशन एग्जैक्टली लिखते हैं उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स को, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप अपनी जो है ना वो एग्रीमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंट करना किसी चीज को, लिखना इज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यस, रिकॉर्डिंग, राइटिंग, डॉक्यूमेंटिंग, रिपोर्टिंग, यस यस बिल्कुल। मेरे बच्चों प्लीज आप लोग ना पढ़ के आया करें ना मेरे चांद। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर वो पता है क्या, वही बात है कि हर नया कॉन्सेप्ट पिछले कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड करता है ना। तो आप अगर पिछले कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे तो फिर नया कॉन्सेप्ट कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। तो प्लीज पिछले कॉन्सेप्ट को जो है ना वो जरूर याद रखा करें और भूलना नहीं है आप लोगों ने। आपके पास टिप्स पे होनी चाहिए ये चीजें। ठीक हो गया, शाबाश। तो अब क्या है कि आपने उसको राइट डाउन करना है। जब भी मैं टर्म यूज करूंगी ना स्पेसिफाई करें, तो इसका क्या मतलब है? कुछ डॉक्यूमेंटेड है चीज, कुछ लिखी हुई है चीज। अब अगर देखें क्वेश्चन, अगर आपने लिखा हुआ नहीं है तो आप कैसे जो है ना आप किसी बंदे से उसके ऊपर फीडबैक ले सकते हैं? जैसे आप कहते हैं कि भाई मैंने एक सोल्यूशन तैयार की है, अच्छा हाँ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्रॉब्लम देती हूँ और मैं कहती हूँ इसका सोल्यूशन लेके आए। आप जो है ना वाह में जो है ना सोल्यूशन आए मेरे से जुबानी जुबानी बातें करें। अब मेरे सामने तो कुछ है ही नहीं टेंजेबल। आपको पता है जो स्पेसिफिकेशन होती है वो एक टेंजेबल चीज होती है जिसके ऊपर आप कोई डिस्कशन कर सकते हैं। अब आपके पास कुछ है नहीं तो हम उसके ऊपर डिस्कशन कैसे करेंगे? चीजें तो हवा में लटक रही हैं। मैं आपको कहूंगी आप मुझे दिखाएं, अपना कोड दिखाएं जो आप बना के लाएं, आप मुझे दिखाएं तो उसके ऊपर फिर मैं आपको फीडबैक दूं। तो इसी तरह जब आप एक प्रॉब्लम को राइट डाउन कर देते हैं तो फिर आप बाकी लोगों से उसके ऊपर क्या ले सकते हैं, उसके ऊपर उनके जो है वो सजेशंस ले सकते हैं और उसके बाद सजेशंस के बाद आप एक एग्रीमेंट कर सकते हैं। ओके,
What is the problem really? Searching for root causes or the problem behind the problem often leads to a clearer understanding of the real problem. तो मैंने आपको बात कही थी ना कि पहला और दूसरा स्टेप एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, कि आप क्या कर रहे होते हैं कि आप प्रॉब्लम की एग्जामिन करने के लिए आप प्रॉब्लम के पीछे के प्रॉब्लम को भी अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, ये देखने के लिए कि प्रॉब्लम एक वाकई एक प्रॉब्लम है या नहीं है। तो जब आप एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर देते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ ये प्रॉब्लम एक वाकई एक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमने मजीद जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करना है। एग्जांपल्स दिखाती हूँ आपको आगे। हाँ जी, प्रॉब्लम को लिखने का एक फॉर्मेट है। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक जरूर चीज पढ़ी होगी, टेम्पलेट्स के। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उनके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, उनके टेम्पलेट्स हैं, IEEE के हैं, रब के हैं। मुझे चैट में बताएं, ये पढ़ के आए हैं ना आप? टेम्पलेट्स होते हैं, टेम्पलेट्स लिखने के लिए आप टेम्पलेट्स यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। उसकी क्या वजह है कि अगर आप टेम्पलेट फॉलो नहीं करेंगे ना, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे किसी चीज को लिखने का, तो फिर पता है क्या होगा, हर बंदा एक अपने तरीके से जो है ना वो लिख के ला रहा होगा। तो क्या होगा कि वो फिर, आपको याद है मैंने आपको, मेरा ख्याल है मैं जब आप लोगों की क्लास लेने आई थी तो मैंने आपको यूनिफॉर्म की एग्जांपल दी थी कि हम स्कूल्स के यूनिफॉर्म होते हैं, वो एक टेम्पलेट होते हैं कि सब लोगों ने उसको फॉलो करना है। तो क्या होगा कि हर बंदा अपनी मर्जी नहीं कर सकता। इसी तरह आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो आपके जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं जो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए यूज होते हैं। तो जो टेम्पलेट होता है ना वो आपको गाइडलाइन दे रहा होता है कि इसके अंदर आपने क्या चीज करनी है। तो अभी आपके सामने जो एक चीज आ रही है कि प्रॉब्लम आपने लिखना है, ये हमने समझ लिया है कि हाँ जी प्रॉब्लम आपने लिखना है। अब प्रॉब्लम अगर लिखना है तो आपको फिर वही बात है, ये भी हम समझ चुके हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन है और डॉक्यूमेंट करने के लिए एक टेम्पलेट है। और टेम्पलेट अगर नहीं होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं आप लोगों को अपने एक असाइनमेंट जमा करानी है और मैं आपको एक टेम्पलेट देती हूँ कि असाइनमेंट में जो है ना टॉप पे जो है ना यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा हो, बीच में जो है ना आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा हो, नीचे जो असाइनमेंट का नाम आ रहा हो और सबसे नीचे जो है ना डेट आ रही हो। अब ये मैंने आपको टेम्पलेट बता दी है। अब आप सारे क्या हैं, आप उसको फॉलो करने के पाबंद हैं कि आपने इसी तरह जमा कराना है, नहीं जमा कराएंगे तो आपके नंबर कटेंगे। अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपकी क्लास की जो आपकी लिस्ट होती है, यहाँ पे भी जो है वो एक टेम्पलेट है कि आपने क्या करना है कि आप जब भी आए तो आपने अपना नाम जो है वो किस तरह चेंज करना है कि आपका जो नाम का कैपिटल फर्स्ट लेटर है और सर नेम का और फर्स्ट नेम का वो कैपिटल हो। ये एक टेम्पलेट मैंने आपको बता दी, एक फॉर्मेट है जिसको आपने फॉलो करना है, नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको जो है ना डांटूंगी। इसी तरह हर एक चीज को लिखने का जो है वो एक टेम्पलेट है। अगर लेट्स सपोज मैं आप लोगों को असाइनमेंट जो है ना सबमिट कराने का टाइटल पेज का टेम्पलेट नहीं बताऊंगी, तो फिर क्या होगा, हर बंदा एक अपने तरीके से, जो कोई बॉर्डर लगा के ले आएगा, कोई बोल्ड कर देगा नाम को, कोई डेट को ऊपर कर देगा, कोई असाइनमेंट के नाम को नीचे कर देगा। तो क्या है कि आपने एक टेम्पलेट फॉलो करना है, एक फॉर्मेट फॉलो करना है। अब मेरा ख्याल है ये बात तो आपको क्लियर है कि टेम्पलेट क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है किसी भी चीज को राइट डाउन करने का। अब अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। अब हमने जो बात की थी वो क्या थी कि हमने प्रॉब्लम को डॉक्यूमेंट करना है। प्रॉब्लम को डॉक्यूमेंट करने का एक टेम्पलेट है, एक फॉर्मेट है जो फॉलो किया जाता है। ये आपके सामने है, ये टेम्पलेट है अभी, ठीक है, जिसमें आपको डायरेक्शंस दी जा रही हैं कि आपने किस सेक्शन में क्या चीज राइट डाउन करनी है। एक कॉलम में लिखा हुआ है एलिमेंट्स और एक कॉलम में लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। एलिमेंट डिस्क्रिप्शन यानी कि ये हेडिंग्स हैं, ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स की क्या जो है वो डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, डिटेल्स। अब क्या लिखा हुआ है पहला एलिमेंट कि द प्रॉब्लम ऑफ, ये हेडिंग है, ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ। आपको क्या लग रहा है प्रॉब्लम ऑफ क्या, किसका प्रॉब्लम, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है यहाँ पे कि प्रॉब्लम क्या है। अफेक्ट्स, किसको अफेक्ट कर रही है, आपने उन स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे लिखना है जिनको वो प्रॉब्लम अफेक्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम क्या है जी, सर में दर्द है, आपने डिस्क्राइब कर दिया। अफेक्ट किसको कर रही है, लोगों को कर रही है, इंसानों को कर रही है, ठीक है। रिजल्ट ऑफ विच, अब इस प्रॉब्लम का जो रिजल्ट है वो क्या है, इस प्रॉब्लम से क्या इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, आपने इम्पैक्ट लिखना है उस प्रॉब्लम का कि उस प्रॉब्लम के क्या असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं। एंड एंड में क्या है, बेनिफिट्स ऑफ, कि अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन देते हैं तो वो जो सोल्यूशन है उसके क्या मेजर हाइलाइट्स होंगे, उसके सोल्यूशन के क्या मेन फायदे होंगे। ये एक टेम्पलेट है जिसके अंदर आपने अपना प्रॉब्लम जो है वो डिफाइन करना है। ये टेम्पलेट की एग्जांपल्स आगे आएंगी तो आपको मजीद क्लियर होगा कि ये टेम्पलेट क्या कह रहे हैं। टेम्पलेट
बता रहा है कि इसको आपने इसके अंदर क्या क्या चीजें राइट डाउन करनी है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको एक केस स्टडी, जिसकी आगे फिर ये इसी टेम्पलेट के ऊपर हम जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिखेंगे। ये जो केस स्टडी है हॉलिस की, इसका नाम है होम ऑटोमेटेड लाइटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका जो टेक्स्ट है ये सारा बेशक पढ़ लीजिएगा, मगर मैं आपको जुबानी, टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको जुबानी इस केस स्टडी को पूरा ब्रीफ करती हूँ, आप समझिएगा ये केस स्टडी थी क्या। ये हुआ ये कि एक ल्यूमिनेशन कंपनी थी, ठीक है, जो कि वर्ल्ड वाइड कमर्शियल लाइटिंग एप्लीकेशन को जो है, सॉरी लाइटिंग की जो चीजें, लाइटनिंग की जो चीजें हैं उनको जो है वो डिलीवर करते थे। किधर यूज करने के लिए? थिएटर्स में या प्रोडक्शन हाउसेज में, ठीक है। तो ये जो थिएटर्स में ये बत्तियां बत्तियां नहीं लगती हैं, जो स्पॉट लाइट्स होती हैं, जो ऊपर मेजर लाइट्स होती हैं, मुख्तलिफ बत्तियां बत्तियां जो होती हैं, ये लोग उनके जो थे ना सप्लायर थे या वेंडर थे, या एक बड़े ग्रैंड लेवल पे जो है ना थिएटर्स को जो है ना ये एंटरटेन करते होते थे। एक लंबे चौड़े अरसे तक ये काम करते रहे, मगर जब उनकी कुछ अरसे बाद एक एनुअल मीटिंग हुई तो